जैसे ही संतरी झुककर इसके करीब से गुजरा, कमांडो शेर खान ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को जमा करते हुए संतरी की गर्दन पर पीछे से इतनी जोर से हाथ मारा कि वो मुंह के बल आगे जा गिरा। राइफल इसके हाथ से छूट गई। शेर खान ने इस पर छलांग लगा दी। इसका टारगेट संतरी की गर्दन था, जो शेर खान के बाएं बाजू के शिकंजे में था, और वो इसे जोर जोर से झटके दे रहा था। दुबले पतले संतरी की गर्दन दूसरे झटके में ही टूट गई थी। जब शेर खान को यकीन हो गया कि संतरी के जिस्म में जान नहीं रही, तो इसने इसे घसीट कर गड्ढे में फेंक दिया। पत्थर की सिल से गड्ढे को बंद किया और इसकी राइफल उठाकर अध खुले दरवाजे में से झांक कर बाहर देखा। बाहर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। ये आमने सामने की 2-3 कोठरियों के दरमियान की जगह थी, वहां कोई नहीं था। शेर खान राइफल एक हाथ में पकड़े कोठरी से बाहर निकला और बाएं जानिब जो गली सी थी, इधर दबे पांव चलने लगा। हर तरफ खामोशी थी। 10-15 कदम चलने के बाद एक जीना आ गया, जो ऊपर को जाता था। जीने की बाएं जानिब एक कोठरी थी, जिसके बाहर एक बड़ा ड्रम पड़ा था। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता जीने पर चढ़ने लगा। जीने के ऊपर एक दरवाज़ा था जो बंद था। शेर खान ने हाथ से टटोल कर देखा, दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। इसने बड़ी एहतियात से कुंडी उतारकर दरवाजे के एक पट को खोला, तो इसे ठंडी हवा के झोंके के साथ आसमान पर चमकते सितारे दिखाई दिए। ये खुफिया टॉर्चर सेंटर की छत थी। वो छत पर दबे पांव चलता इसकी पिछली मुंडेर तक गया और देखा कि दूसरी जानिब टीले की ढलान थी, जिस पर उगी हुई जंगली झाड़ियां नीचे तक चली गई थी। तारों की रोशनी में शेर खान इस मंजर को साफ दिख रहा था। छत की दीवार टीले की ढलान से 15-20 फीट ही ऊंची थी। इसके पास सोचने, गौर करने और अंदाजे लगाने का वक्त नहीं था। इसने सबसे पहले राइफल ऊपर से नीचे झाड़ियों पर फेंकी और फिर अल्लाह का नाम लेकर खुद भी छलांग लगा दी। वो इस तरह से कूदा था जैसे इसको इस किस्म की जगहों पर से कूदने की तरबियत दी गई थी। वो झाड़ियों पर गिरा और गिरते ही गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। 6-7 झाड़ियों के ऊपर से लुढ़कता हुआ वो काफी नीचे जाकर रुक गया। इसने एक झाड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया था। वो खड़ा हुआ और इस जानिब देखने लगा जिस तरफ इसने राइफल गिराई थी। राइफल की इसे अब जरूरत थी। 10-15 सेकंड की तलाश के बाद इसे एक झाड़ी में उलझी हुई राइफल मिल गई थी। इसने राइफल उठा ली और तेजी से ढलान पर से उतरता हुआ जमीन पर आया और टीले वाले टॉर्चर सेंटर के मुखालिफ सिमत को दौड़ना शुरू कर दिया। शेर खान को इस कदर मालूम था कि यह टॉर्चर सेंटर ग्वालियर सेंटर से कुछ फासले पर वाक़ था। आगे क्या था और कहाँ जा रहा था, इसकी इसे कुछ खबर नहीं थी। इसने दौड़ते दौड़ते बाएं जानिब देखा। काफ़ी फासले पर इसे ग्वालियर शहर की रोशनियाँ दिखाई दे रही थी। वो खेतों में दौड़ रहा था। खेत खत्म हुए तो आगे एक नदी आ गई। तारों की रोशनी में नदी का पार चमकीला खाकिस्तरी रंग का नजर आ रहा था। नदी काफी चौड़ी। शेर खान ने दाएं बाएं निगाह डाली। इसे वहां कोई पुल वगैरह दिखाई न दिया। इसने राइफल फेंकी और नदी में छलांग लगा दी। वो तेजी से दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। दूसरे किनारे के दरख्तों की तारीकी में डूबे हुए खाके इसके करीब होते जा रहे थे। तैरते तैरते वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर नदी से बाहर निकल आए और सामने वाले दरख्तों में घुस गए। ये कोई घना जंगल नहीं था। दरख्तों के 2-3 झुंड ही थे। शेर खान इन दरख्तों में से भी दूसरी तरफ निकल आए। आगे फिर खेत और ऊंची नीची झाड़ियां थी। वो एक बार फिर दौड़ने लगा। इसका ख्याल था कि आगे जरूर कोई घना जंगल होगा, वहां वो छुपकर रात गुजार देगा और फिर दूसरे दिन किसी तरफ निकल जाने की कोशिश करेगा। दौड़ते दौड़ते वो 3-4 खेतों में से निकल गया। अचानक इसके कानों में गाड़ी के इंजन की सीटी की आवाज़ पड़ी। यह आवाज़ काफ़ी दूर से आई थी। इसने दाएं जानिब देखा। इस जानिब भी काफ़ी फासले पर रेलवे इंजन की लाइट की रोशनी दिखाई दी। शेर खान वहाँ रुक नहीं सकता था। वो रेलवे लाइन के साथ साथ दाएं जानिब यानी स्टेशन के मुखालिफ सीमत को चल पड़े। रेल गाड़ी इसी तरफ से आ रही थी। 1-2 बार फिर इंजन की सीटी की आवाज़ आई। आवाज़ दूर से आ रही थी। गाड़ी अब काफ़ी दूर थी। शेर खान अब दौड़ने की बजाय तेज़ तेज़ चल रहा था। तारों की धुंधली रोशनी में रेलवे ट्रैक के दोनों जानिब खेत ही खेत थे। जंगल शायद आगे जाकर शुरू होता था। शेर खान चलता चला गया कि जैसे ही कहीं से जंगल शुरू होगा, वो इसमें घुसकर किसी दरख्त पर रात बसर करेगा, या अगर ऐसा न हो सका तो जंगल में जितना आगे निकल सकता है निकल जाएगा। रेलवे लाइन पर अब इंजन की रोशनी पड़ने लगी थी, लेकिन यह रोशनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। कोई ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार से आ रही थी। जब रेलवे इंजन की रोशनी और करीब आ गई तो शेर खान लाइन से नीचे उतर गया ताकि वो इंजन की रोशनी में किसी को नजर न आ जाए। अब इंजन के चिक चिक की आवाज़ भी आने लगी थी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था, इस ख्याल से कि जब ट्रेन इसके करीब से गुजरेगी तो डब्बों की रोशनी इस पर पड़ेगी और वो मुसाफिरों को दिखाई देने लगेगा। शेर खान रेलवे लाइन के करीब ही एक झाड़ी की ओट में होकर बैठ गया कि गाड़ी गुजर जाए तो फिर आगे बढ़ेगा। इंजन लाइन पर बड़ी तेज रोशनी डालता और शोर मचाता मामूली रफ्तार के साथ इसके सामने से गुजर गया। इस वक्त कमांडो शेर खान को मालूम हो कि यह मुसाफिर गाड़ी नहीं थी बल्कि माल गाड़ी थी। गाड़ी की स्पीड भी हल्की थी। अचानक शेर खान के दिमाग में एक ख्याल आ गया। वो उठा और रेल की पटरी के साथ साथ जिस तरफ गाड़ी जा रही थी इस तरफ दौड़ने लगा। वो बड़े गौर से मालगाड़ी के डब्बों को दिख रहा था। मालगाड़ी से थोड़े फासले पर ऊंची जगह पर चली जा रही थी। मालगाड़ी के डब्बे बंद थे।
शेर खान ने तारों की रोशनी में देख लिया था कि मालगाड़ी के एक डब्बे का आधा दरवाज़ा खुला था। वो दौड़ता हुआ रेलवे लाइन पर चढ़ गया और मालगाड़ी के बिल्कुल साथ साथ दौड़ने लगा। जब खुले दरवाजे वाला डब्बा इसके सामने से गुजरने लगा तो शेर खान ने देखा कि लोहे की एक जंजीर डब्बे के बाहर लटक रही। ट्रेन की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इस पर चढ़ न सकता। शेर खान जंजीर को पकड़कर साथ साथ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो डब्बे की ओर करीब हो गया और फिर जंजीर को कमंद डालकर इसके जरिए डब्बे में घुस गया। डब्बे में घुसते ही वो आहिनी फर्श पर बैठ गया और आंखें पूरी तरह से खोलकर अंदर का जायजा लेने लगा। डब्बे के कोने में एक जानिब कुछ सामान भरा हुआ था। शेर खान उठकर इसके करीब गया। ये बांस के बड़े बड़े गट्ठे थे जो फर्श से लेकर आधी दीवार तक ऊपर को चले गए थे। शेर खान दौड़कर मालगाड़ी के दरवाजे में आ गया। डब्बे का आधा दरवाज़ा बंद था, आधा खुला था। मालूम नहीं सादे दरवाजे को क्यों खुला रखा गया था। ये लोहे का काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था और इसका पट अंदर को आया हुआ था। पहले शेर खान को ख्याल आया कि वो किसी न किसी तरह आधे दरवाजे को भी बंद कर दे। फिर यह सोचकर इसने ऐसा किया कि गाड़ी के साथ गार्ड ज़रूर होगा। दरवाजे को बंद देखकर इसको शक पड़ सकता है। ये गाड़ी चली थी तो आधा दरवाज़ा खुला था, फिर ये किसने बंद कर दिया? इसने दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। दरअसल कमांडो शेर खान ने मालगाड़ी के डब्बे में ही छुपे रहने का फैसला कर लिया था। इसके ख्याल में ये एक महफूज जगह थी और इसका एक फ़ायदा ये भी था कि अगर मालगाड़ी ग्वालियर तक नहीं जा रही तो इसके ज़रिए ग्वालियर शहर की ख़तरनाक हदूद से निकलने में कामयाब हो जाएगा। इसने दरवाजे में से सर निकालकर स्टेशन की तरफ देखा। स्टेशन की रोशनियाँ आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। कमांडो शेर खान के लिए ये बात भी तसल्ली का बाइस थी कि मालगाड़ियाँ रेलवे स्टेशनों के आम बारोनक प्लेटफार्मों पर खड़ी नहीं हुआ करती, बल्कि रेलवे यार्ड में एक अलग थलग ऐसे प्लेटफार्म पर खड़ी होती हैं जहाँ कोई पुलिस वाला भी नहीं होता और CID वालों की मौजूदगी का भी इम्कान नहीं होता। अब वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि ये गाड़ी सिर्फ ग्वालियर तक ही ना जा रही हो। गाड़ी की रफ्तार वैसे ही धीमी थी जिस रफ्तार से वो चल रही थी। खुदा जाने इसके इंजन में कोई ख़राबी थी या इसके ड्राइवर को हिदायत की गई थी कि ग्वालियर स्टेशन के करीब पहुंचकर रफ्तार को आहिस्ता कर दे। मालगाड़ी की रफ्तार से शेर खान अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह गाड़ी ग्वालियर के स्टेशन पर रुकती है या नहीं, मगर इसे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मालगाड़ी इसी एक रफ्तार से चली जा रही थी, ना वो तेज़ हुई ना हल्की हुई थी। ग्वालियर का स्टेशन करीब आता जा रहा था। शेर खान बांस के गट्ठों के पीछे छुप कर बैठ गया। मालगाड़ी रेलवे यार्ड में दाखिल हुई। रेल की पटरी पर से गाड़ी के पहियों के क्रॉस करने की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आने लगी। इसके साथ ही रेलवे यार्ड के खंभों पर चलते मरकरी लैंपों की रोशनी भी डब्बे के दरवाजे में से अंदर पड़ने लगी। काफ़ी देर तक गाड़ी यार्ड में बिछी हुई रेल की पटरी पर से गुजरती रही। फिर एक डब्बे में बहुत सी रोशनियां पड़ने लगी। मालगाड़ी ग्वालियर के स्टेशन के करीब से गुजर रही थी। गाड़ी की रफ्तार वैसी की वैसी थी, वो मदम नहीं हो रही थी। इससे शेर खान को हौसला हुआ कि ट्रेन ग्वालियर से गुजर जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी। मालगाड़ी की रफ्तार मजीद कम होना शुरू हो गई। अब डब्बे के दरवाजे में से रोशनियां अंदर से होकर नहीं गुजर रही थी। शेर खान उठकर दरवाजे में आ गया। इसने देखा कि गाड़ी रेलवे स्टेशन के शुमाली यार्ड में से गुजर रही है और इसकी रफ्तार से अंदाज़ा हो रहा था कि वो यार्ड में अपने मखसूस प्लेटफार्म पर जाकर खड़ी होने वाली है। शेर खान सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। पहले इसे ख्याल आया कि मालगाड़ी के डब्बे के अंदर ही बांसों की गट्ठों के पीछे छुपकर बैठा रहे। मालगाड़ी ज़्यादा देर तो वहाँ रुकेगी नहीं। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये गाड़ी सिर्फ ग्वालियर तक ही आ रही हो और जब गाड़ी रुके तो मजदूर अंदर से बांस के गट्ठे उतारने आ जाए और इसे देख ले। आखिर इसने यही फैसला किया कि गाड़ी के रुकते ही इसे डब्बे से छलांग लगाकर उतर जाना चाहिए और किसी जगह छुपकर गाड़ी के दोबारा चलने का इंतजार करना चाहिए। वो ये सोच रहा था कि अचानक इंजन ने ऊपर तले 2-3 बार सीटी दी। गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। शेर खान खुश हुआ कि ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, आगे निकल जाएगी और यूं वह खतरे के इलाके से दूर होता चला जाएगा। चुनाचा ऐसा ही हुआ। मालगाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई और ग्वालियर के स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। ग्वालियर के बाद अगला बड़ा स्टेशन आगरा था, जिसके दरमियान धौलपुर का जंक्शन आता था। धौलपुर भी ग्वालियर से काफ़ी फासले पर था। शेर खान ने सोच लिया था कि अगर यह ट्रेन सिर्फ धौलपुर तक ही जाएगी, जिसका इम्कान नहीं था, तो फिर वो भी ग्वालियर से काफ़ी आगे निकल चुका होगा और वहाँ से आगरा और दिल्ली पहुँचने का कोई ना कोई इंतज़ाम करेगा। शेर खान 3 कपड़ों में था। जेब में एक पैसा भी नहीं था। जो कुछ था वो हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्वालियर के पुलिस स्टेशन में रखवा लिया था, मगर शेर खान को इसकी फिक्र नहीं थी। फिक्र अगर थी तो सिर्फ ये थी कि कहीं वो अपनी किसी गलती से दोबारा पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, इसलिए इसे बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी। मालगाड़ी की एक नबी तुली रफ्तार होती है, वो इस रफ्तार पर जा रही थी। अभी रात आधी भी नहीं गुजरी थी। इसका अंदाज़ा शेर खान ने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखकर लगा लिया था। धौलपुर तक कई छोटे छोटे स्टेशन आए और गुजर गए। धौलपुर बड़ा शहर था।
काफ़ी देर के बाद इस शहर की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई। मालगाड़ी धौलपुर को भी पीछे छोड़कर निकल गई। अब आगे आगरे का मशहूर तारीखी शहर था। आखिर आगरा भी आ गया। ये इसके लिए उम्मीद अफजा बात थी। वो 500 के गट्टों के पीछे बैठा सोचता रहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद इसे क्या करना चाहिए। दिल्ली में मुजाहिदीन की तंजीम के आदमी ज़रूर थे, मगर इनका शेर खान को इल्म नहीं था। काफ़ी सोच विचार के बाद शेर खान ने दिल में एक मंसूबा बना लिया था। मथुरा के स्टेशन के यार्ड में ट्रेन कुछ देर के लिए रुक गई। शायद इंजन पानी वगैरह ले रहा था। शेर खान डब्बे के अंदर ही छुपा रहा। मालगाड़ी ने काफ़ी देर वहाँ लगा दी, फिर कहीं जाकर आगे रवाना हुई। अब वो चलती चली गई। रात ढल चुकी थी और आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था कि गाड़ी दिल्ली के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। दिल्ली बहुत बड़ा जंक्शन था। मालगाड़ी ने रुकते रुकते भी आधा घंटा लगा दिया। इस वक्त तक सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। गाड़ी एक बहुत बड़े शेड के बाहर खाली प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई। शेर खान जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया और बाहर झांक कर देखा। इस वक्त वहाँ करीब करीब कोई आदमी नहीं था। शेर खान चुपके से डब्बे से उतर आया और दौड़कर सामने लगे तारों के जंगले में से गुजर कर दूसरी तरफ यार्ड के दीवार के साथ साथ चलने लगा। एक जगह से इसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो बाहर सड़क पर आ गया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम दिल्ली खैरियत से पहुंच गया था। अब यहाँ से इसे आगे जम्मू कश्मीर जाना था। ये अपनी जगह पर एक अलग मुश्किल मरहला था। मुश्किल इस वजह से था कि शेर खान की जेब खाली थी। ना बस का किराया था, ना रेल का किराया था और रेल में बगैर टिकट सफ़र करने में पकड़े जाने का खतरा था। दिल्ली शहर की सड़कों पर बेपनाह ट्रैफिक रवाना थी। ये शहर भारत का दारुल हुकूमत था। इसकी आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। जिंदगी बेहद तेज़ हो गई। कमांडो शेर खान कुछ दूर तक सड़क के किनारे किनारे चलता रहा। जब सामने बड़ा चौक आ गया तो वो एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। अचानक इसे सरदार लाहौरी सिंह का ख्याल आया। सरदार लाहौरी सिंह का ताल्लुक भारत में खालिस्तान की तहरीक के अहम कारकुनों से था और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर भी वो काम करता रहा था। दिल्ली में एक बार शेर खान की इससे मुलाकात हो चुकी थी। ये मुलाकात एक गुरुद्वारे में हुई थी। इस गुरुद्वारे का शेर खान को इल्म था कि वो दिल्ली में किस जगह पर वाक़ है। इस वक्त सरदार लाहौरी सिंह ही इसके काम आ सकता था। शेर खान उठा और इस इलाके की तरफ चल पड़ा जहाँ गुरुद्वारा था। इस गुरुद्वारे का मोहल्ले वकू हम मुसलहतन सीग़ाए राज में ही रखना चाहते हैं और ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो दिल्ली के किस इलाके में था। बहरहाल वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर था। शेर खान की जेब खाली थी। वो रक्षा टैक्सी पर नहीं जा सकता था, पैदल ही चल पड़ा। इसे गुरुद्वारे में पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया। गुरुद्वारे को देखते ही इसने पहचान लिया कि ये वही गुरुद्वारा है। इस वक्त गुरुद्वारे के अंदर पवित्र गुरबानी का पाठ हो रहा था। शेर खान ने जूते उतार कर एक जगह पाँव धोए और गुरुद्वारे के सेन में चल फिर कर इधर उधर देखने लगा। इसे एक जगह एक सिख सेवादार दिखाई दिया जो फर्श धो रहा था। शेर खान ने इसके पास जाकर सस्त्री अकाल कहा और सरदार लाहौरी सिंह के बारे में पूछा। सिख सेवादार ने मशकूक निगाहों से शेर खान को देखा और बोला, तुम्हें लाहौरी सिंह से क्या काम है? तुम कहाँ से आए हो? कमांडो शेर खान बोला, मैं इसका दोस्त हूँ और इससे बड़ा ज़रूरी मिलना है। फिक्र न करो, मैं CID का आदमी नहीं हूँ। सेवादार ने एक चौबारे की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ चले जाओ। शेर खान बरामदे में आकर चौबारे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर दरवाज़ा बंद था। अंदर से 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ रही थी। शेर खान ने आहिस्ता से दस्तक दी। आदमियों की बातें करने की आवाज़ बंद हो गई। किसी ने पूछा, कौन है भाई? शेर खान ने आवाज़ पहचान ली है। सरदार लाहौरी सिंह की आवाज़ थी। शेर खान ने कहा, मैं हूँ सरदार जी शेर खान। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। सामने सरदार लाहौरी सिंह खड़ा था। शेर खान को देखते ही बोला, मेरा शेर खान यार, कहाँ से आ गया? भाई वाह। दोनों बाजू खोलकर इसने शेर खान को गले लगा लिया। फिर इसे अंदर कमरे में ले आया। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई बिछी थी। लाहौरी सिंह ने अपने आदमियों को रुखसत कर भूपिंदर सिंह नीचे जाते हुए सेवादार को ऊपर भेज देना। भूपिंदर सिंह यानी दूसरा सरदार चला गया। लाहौरी सिंह ने बड़े गौर से शेर खान का जायजा लिया और बोला, शेर खान खैर तो है? इस वक्त अचानक कैसे और कहाँ से आ गए? शेर खान ने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है। सरदार लाहौरी सिंह ऐसा आदमी था कि इस पर शेर खान एतमाद कर सकता था। इसने इसे मुख्तसर करके सारी रोदात बयान कर दी। लाहौरी सिंह बेख्तियार बोला, शाबाश शेर जवान, शाबाश। इतने में सेवादार ऊपर आ गए। लाहौरी सिंह ने इसे कहा, जल्दी से 2 आदमियों के लिए चाय और गरम गरम पूरियाँ ले आओ। इसके बाद दोनों इनकलाबी दोस्त बातें करने लगे। शेर खान ने लाहौरी सिंह को रोहितगढ़ के डैम की तबाही के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इसे यही कहा था कि वो और मुजाहिद शाहिद अली खास मिशन पर गए थे कि दोनों पकड़े गए। शाहिद अली का कुछ पता नहीं कि झांसी में है या पुलिस इसे कहाँ ले गई है। बस मैं किसी न किसी तरह फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ और अब मुझे वापस कश्मीर जाना है। लाहौरी सिंह ने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा। तुम सबसे पहले ऐसा करो कि जब तक चाय पूरी नहीं आती इतनी देर में ये सामने गुसल खाना है, अंदर जाकर नहाओ, मेरे कपड़े तुम्हें आ जाएंगे, कपड़े बदल लो जाओ। कमांडो शेर खान ने गुस्ल की। इसके बाद सरदार लाहौरी सिंह की धोबी की धुली हुई पतलून और कमीज पहनी और ताज़ा दम होकर इसके सामने बैठ गए। शेर खान की कलाइयों का दर्द अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। सेवादार नाश्ता ले आए
दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद लाहौरी सिंह कहने लगा, जब तक तुम मेरे पास गुरुद्वारे में हो तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बाकी रहा जम्मू कश्मीर जाने का मामला, तो इसके लिए ऐसा है कि रात के वक्त दिल्ली से फ्रंटियर मेल पंजाब की तरफ जाती है। वो तुम्हें मुंह अंधेरे अमृतसर पहुंचा देगी। नाभा से लेकर जलंधर तक CID जगह जगह मौजूद है। यहाँ तुम बिल्कुल ना उतरना, सीधा अमृतसर जाकर उतरना। अमृतसर से तुम्हें जम्मू की लारी मिल जाएगी। मैं खुद तुम्हें अमृतसर तक छोड़ा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरा 24 घंटे दिल्ली में रहना ज़रूरी है। रात को लाहौरी सिंह खुद शेरदिल को फ्रंटियर मेल पर चढ़ाने इसके साथ गया। दिल्ली से अमृतसर तक का टिकट वो खुद खरीद कर लाया। इसके अलावा इसने शेर खान को ज़रूरी अखराजात के लिए 200 रुपये अलग भी दिए। जब तक फ्रंटियर मेल दिल्ली स्टेशन पर खड़ी रही, लाहौरी सिंह भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहा। फ्रंटियर मेल सारी रात चलती रही। जब नाभा का स्टेशन आया तो पू फट चुकी थी। शेर खान जाग रहा था। वो डब्बे में बर्थ पर ही लेटा रहा। नाभा से लेकर जलंधर तक का इलाका बड़ा हसास इलाका था, क्योंकि यहाँ से जम्मू को ट्रेन भी जाती थी और लारियाँ भी आती जाती रहती थी। ट्रेन जलंधर से भी खैरियत के साथ गुजर गई। अमृतसर के स्टेशन पर शेर खान उतर गया और सर झुकाए हुए लेकिन चारों तरफ से खबरदार होकर खामोशी से स्टेशन से बाहर निकल आया। वो जम्मू जाने वाली लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से वो एक लारी में सवार होकर जम्मू की तरफ रवाना हो गया। कमांडो शेर खान से हम कुछ देर के लिए जुदा होते हैं और मुजाहिद शाहिद अली की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में है। ये तो आप सुन चुके होंगे कि इसे झांसी से गिरफ्तार किया गया था और झांसी के किले में ले जाया गया। वहाँ इससे बाकायदा पूछगछ शुरू हो गई। इसे हर किस्म की अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन मुजाहिद शाहिद अली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसने ये तस्लीम कर लिया कि वो सपेरा नहीं है, कश्मीरी मुजाहिद है, मगर इसका रोहित डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेलिजेंस के चीफ ने पूछा, अगर तुम्हारा रोहित डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम झांसी में सपेरे का भेस बदल कर क्या कर रहे थे? शाहिद अली ने कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने बम्बई गया हुआ था। वापिस कश्मीर के लिए रवाना होने लगा तो सुना कि रोहितगढ़ के डैम को उड़ा दिया गया है। मुझे मालूम था कि पुलिस ने अंधाधुंध पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और जिस पर जरा सा भी शक है इसे कश्मीरी मुजाहिद समझकर पकड़ लेंगे। बस इस ख्याल में मैंने सपेरों वाला हुलिया बनाया और बम्बई से चल पड़ा। लेकिन झांसी के इंटेलिजेंस चीफ ने मुजाहिद शाहिद अली के बयान पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। जब इसे यह खबर मिली कि ग्वालियर में भी एक मुजाहिद पकड़ा गया है तो इसको पक्का यकीन हो गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद शाहिद अली का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहित डैम को तबाह बर्बाद करके भारत की और भारत की इंटेलिजेंस की इज्जत खाक में मिला दी है। इसने मुजाहिद शाहिद अली की गिरद सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए और इसे फौरन नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के सबसे बदनाम और खौफनाक टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के टॉर्चर सेल का इंचार्ज इंटेलिजेंस का DIG गोपाल कालीकर एक मराठा था, जो वहाँ काले जल्लाद के नाम से मशहूर था। बारी बरकम गोपाल कालीकर का रंग काला था और वो अजियतें दे देकर कई बेगुनाह मुलजिमों को हलाक कर चुका था। इसके नज़दीक किसी मुश्तबा मुलजिम को अजियतें देकर हलाक करना ऐसा ही था जैसे कोई किसी मक्खी को मसल दे। बड़ा संग दिल और बेरहम आदमी था। इसके टॉर्चर करने का तरीका ऐसा भयानक और तकलीफ दे होता था कि जिस बेचारे ने कोई जुर्म नहीं भी किया होता था तो वो घबरा कर इकबाले जुर्म कर लेता था। मुजाहिद शाहिद अली को इसी काले जल्लाद गोपाल कालीकर के हवाले कर दिया गया और इसे ऊपर से हुक्म दिया गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद का ताल्लुक रोहित डैम तबाह करने वाली कमांडो पार्टी से है। चुनाचा इससे हर हालत में इसके गिरोह के दूसरे लोगों का अता पता मालूम किया जाए। काले जल्लाद कालीकर ने पहले ही दिन मुजाहिद शाहिद अली को जंजीरों से बांधकर इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और इसे शाम को होश आया। होश आने के बाद काले जल्लाद ने शाहिद अली से बाकायदा पूछगछ शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं किस किस्म का जल्लाद हूँ इसका नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन ये मैंने सिर्फ अपने हाथ खोलने के लिए किया है। असल ड्रामा बाद में शुरू होगा। तुम्हारी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है, तो चुपके से मुझे अपने साथियों के नाम और पते बता दो कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। अगर तुमने ये सब कुछ बता दिया तो मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें छोड़ दूँ। इस किस्म की बातें मुजाहिद शाहिद अली के लिए भी कोई नई बात नहीं थी। अपने कमांडो मिशन के दौरान वो बदकिस्मती से या अपनी किसी गलती से पकड़ा गया था तो इसके साथ भारत के हुकूमत खानों में ऐसा ही वहशियाना सलूक होता रहा था। चुनाचा मुजाहिद शाहिद अली ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कश्मीर के महाज पर भारतीय फ़ौज से लड़ता हूँ। भारत के दूसरे शहरों में धमाका करना मेरा काम नहीं है, इसलिए मेरा रोहितगढ़ डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन गोपाल कालीकर जल्लाद भला कैसे यकीन कर लेता। इसने मुजाहिद शाहिद अली पर अजियत के नित नए वहशियाना तरीके आजमाने शुरू कर दिए। ऊपर से अगर कालीकर जल्लाद को ये हिदायत न मिली होती कि इस कश्मीरी मुजाहिद को मारना नहीं है बल्कि आखिरी दम तक इससे इसके साथियों का पता चलाने की कोशिश करनी है, तो कालीकर जल्लाद मुजाहिद शाहिद अली को पहली रात ही अजियत दे देकर मार चुका होता। नजीबाबाद के किले पत्थरगढ़ के बारे में हम ये बताते चले कि ये किला इसी इलाके में एक सरकश भाट कौम के डाकुओं की वजह से बहुत मशहूर रह चुका था। किसी ज़माने में सुल्ताना डाकू ने भी इस पुराने किले को अपनी आमाजगाह बना रखा था। बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ
तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और आजकल यहाँ सूबे की इंटेलिजेंस पुलिस ने अपना ख़ास इंट्रोगेशन सेंटर बनाया हुआ है और मरहटा DIG इंटेलिजेंस इस अजियत गाह का इंचार्ज था। यहाँ इन ख़तरनाक मुल्ज़िमों को लाया जाता था जो हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर जाते थे लेकिन अपनी ज़ुबान नहीं खोलते थे। किला पत्थरगढ़ के करीब ही वो जंगल था जिसका शुमार इंडिया के खौफनाक और ख़तरनाक जंगलों में होता था। सुल्ताना डाकू तो अब नहीं रहा था लेकिन इसका एक शागिर्द बिरजू भाट कत्लो गारत और डाका जनी के बाद अक्सर इस जंगल में रोपोश हो जाया करता था। इस जंगल में इसने पुलिस से बचने के लिए अपने कई खुफिया ठिकाने बनाए हुए थे। सुल्ताना डाकू की तरह डाकू बिरजू भाट की भी इलाके में बड़ी दहशत थी और पुलिस भी इसका मुकाबला करने से कतराती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।